हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए, हिस्ट्री के क्लास में एक बार पुनः आप लोगों से हम जुड़े हैं। और जैसा कि पिछले चैप्टर में पिछली बार मैंने जो पढ़ाया था वो था भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आज उसके बाद चलते हैं और टॉपिक का नाम है उत्तर मुगल काल, पोस्ट मुगल एरा। इसको कहते हैं पोस्ट मुगल एरा। पोस्ट मुगल एरा अर्थात उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल का तात्पर्य क्या है, यहां आप लोग गौर कीजिएगा। पोस्ट मुगल एरा का तात्पर्य उस समय से है जब औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल वंश के पतन की प्रक्रिया लगभग प्रारंभ हो गई और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य पतनोन्मुख होता गया और अंततः भारत की सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली गई। तो भारत की सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली गई और औरंगजेब के बाद जो मुगल शासक हुए वो कैसे थे, उन्होंने किस प्रकार शासन किया कि एक महान साम्राज्य का अंत हो गया। तो कुछ प्रमुख शासकों का नाम देखिएगा और उनके समय की प्रमुख घटनाएं, जिससे आपको पता चल सके कि 18वीं सदी में भारत का राजनीतिक स्वरूप क्या था, अर्थात भारत के राजनीतिक स्वरूप में कौन कौन सी कमियां थी, कौन कौन से विकृतियां आई जिसकी वजह से भारत अंग्रेजों का गुलाम हो गया। तो यहाँ पोस्ट मुगल एरा में सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। आइए देखिएगा बोर्ड पे, पहला पॉइंट है 1707 अहमदनगर। 1707 अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु। देखिए 1707 अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु होती है। कहां होती है? अहमदनगर। अहमदनगर वर्तमान में महाराष्ट्र में है। तो अहमदनगर में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही हमारे इतिहासकारों ने औरंगजेब के बाद के मुगल शासकों को उत्तर मुगल काल कहा। उत्तर मुगल काल, पोस्ट मुगल एरा का नाम दिया। साथ ही साथ मध्यकालीन भारत का अंत, मध्यकालीन भारत का अंत एवं आधुनिक भारत का प्रारंभ, आधुनिक भारत का प्रारंभ। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात के समय को हम लोग उत्तर मुगल काल या आधुनिक भारत का प्रारंभ भी इतिहासकारों ने कहा है। यहां मध्यकालीन भारत का अंत माना जाता है और एक नए युग का शुरुआत होता है और उस युग को आधुनिक भारत का नाम दिया गया इतिहासकारों के द्वारा। आप लोग इस बात को गौर कीजिएगा। ठीक है, अब मैं यहां आप लोगों को इसके आगे देखिए। आप लोग औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों, जैसा कि पहले से ही आप लोगों ने आप लोग देखते आ रहे होंगे कि मुगलों के शासनकाल में शासक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों के बीच गद्दी के लिए संघर्ष की एक परंपरा सी बन गई थी। और इस परंपरा का शुरुआत मैंने आपको बताया था कि शाहजहां के समय में ही हो चुका था। जहांगीर ने भी अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था और वो परंपरा यथावत औरंगजेब के बाद भी बना रहा। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों आजम, मुअज्जम, कामबख्श,
ये औरंगजेब के 3 पुत्र थे, आजम, मुअज्जम और कामबख्श। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात इनके बीच उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। उत्तराधिकार का संघर्ष, उत्तराधिकार के संघर्ष का तात्पर्य है कि अर्थात अब नया शासक कौन होगा, इस बात का निर्णय अब सैन्य बल के द्वारा होगा, और यह उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। इस युद्ध में 1707 में मुअज्जम, ये मुअज्जम जो देख रहे हैं, मुअज्जम 1707 में मुअज्जम ने जाजौ के युद्ध, देखिए गौर कीजिएगा, 18 जून 1707 जाजौ का युद्ध। ठीक है, 18 जून 1707 को जाजौ का युद्ध हुआ, और इस जाजौ के युद्ध में मुअज्जम ने आजम को पराजित कर दिया, आजम को पराजित कर मार डाला। ठीक है, 1707 जाजौ के युद्ध में मुअज्जम ने आजम को पराजित कर मार डाला, और उसके बाद वह बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ नया मुगल शासक या नया मुगल सम्राट बना। ठीक है, तो यहां से औरंगजेब के बाद के शासकों के नाम आपको हम बतलाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, इसका शासन है 1707 से 1712। औरंगजेब के बाद जो शासक बना उसका नाम था बहादुर शाह प्रथम, और प्रारंभिक नाम इसका क्या था, मुअज्जम। मुअज्जम ने जाजौ के लड़ाई में अपने प्रतिद्वंदी आजम को पराजित किया और मुगल बादशाह बना। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712, यानी कि बहुत ही अल्पकाल के लिए, मात्र 5 वर्षों के लिए यह शासक रहा। तो इसके विषय में सबसे बड़ी बात, 63 वर्ष की उम्र में शासक बना। 63 वर्ष की उम्र में, देखिए गौर कीजिएगा, ये पहला मुगल बादशाह था जो इतनी लंबी आयु में बादशाह बना था। अब सोच सकते हैं कि 63 वर्ष की आयु का व्यक्ति एक तरह से वृद्ध व्यक्ति होता है, और वैसी अवस्था में वो कुछ नया या कुछ चमत्कारिक कार्य शायद ही कर पाए। और ऐसा ही हुआ, जब बहादुर शाह प्रथम मुगल बादशाह बना तो उसने औरंगजेब के फलस्वरूप जो विद्रोहों की श्रृंखला शुरू हुई थी साम्राज्य के विभिन्न भागों में, उसे उसने शांत करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप शांति की नीति को अपनाया। किसकी नीति को अपनाया? शांति की नीति को अपनाया। और इस नीति के तहत सबसे पहले उसने क्या किया? 1707 साहू कौन था? शिवाजी का पौत्र। साहू को मुगल कैद से आजाद किया। जैसा कि आपने देखा था कि औरंगजेब ने शंभूजी, शिवाजी के पुत्र को पराजित कर लिया था, और शंभूजी उसके यानी कि शिवाजी को पौत्र को कैद कर लिया था, और कैद करके उनको बंद किए हुए था। लेकिन 1707 में बहादुर शाह प्रथम जब शासक बना तो इसने सर्वप्रथम अपनी शांतिपूर्ण नीतियों के तहत उसने पहला जो कदम उठाया, तो 1707 को उसने साहू को मुगल कैद से आजाद कर दिया। देखिए यहां गौर कीजिएगा, ये आगे आपको स्पष्ट कर देंगे
कि साहू शिवाजी का पौत्र था। जैसा कि मैंने पिछले बार बताया था आपको कि शिवाजी के मृत्यु के पश्चात शंभू जी, और शंभू जी के पश्चात राजा राम शासक बना, और राजा राम के बाद राजा राम की मृत्यु के पश्चात जो राजा राम का पुत्र था वो अल्पवयस्क था, और जो शिवाजी द्वितीय के नाम से शासक बना, और संरक्षिका के तौर पर राजा राम की जो पत्नी थी ताराबाई, वो शासन कार्य संचालित कर रही थी। चूंकि औरंगजेब के समय से ही मराठे मुगलों के लिए दक्षिण में एक बहुत बड़ा थ्रेट थे, बहुत बड़ी समस्या बन चुके थे, तो बहादुर शाह प्रथम ने इस समस्या का समाधान कूटनीतिक तरीके से खोजने का प्रयास किया, क्योंकि वो देख चुका था कि उसका पिता औरंगजेब सैनिक प्रयासों के द्वारा इस समस्या का समाधान नहीं कर पाया था। तो उसने क्या किया कि शिवाजी के पौत्र साहू को मुगल कैद से आजाद करा दिया, ताकि साहू जब मराठा प्रदेश पहुंचे तो ताराबाई और साहू के बीच उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाए, और वैसी स्थिति में मुगलों को अपनी प्रभुता स्थापित करने या वर्चस्व स्थापित करने का पुनः एक बार मौका मिले। और जैसा कि उसने जो ये कूटनीति के तहत ऐसा किया, साहू को आजाद किया, तो वास्तव में ऐसा हुआ भी। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये बहादुर शाह प्रथम की पहला जो काम था वो 1707 में शिवाजी के पौत्र को उसने आजाद कर दिया। ठीक है। दूसरा जो प्रमुख कार्य उसने किया, गुरु गोविंद सिंह को 5000 का मनसब दिया। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह को उसने 5000 का मनसब दिया। गुरु गोविंद सिंह को 5000 का मनसब देने के पीछे भी उसका यह कारण था कि वो चाहता था कि सिखों का जो विरोध और प्रतिरोध, यानी सिख जो औरंगजेब की नीतियों से काफी क्रोधित थे, गुस्सा में थे, उनके क्रोध को शांत किया जा सके, और उसने इस दिशा में यह प्रयास किया। लेकिन उसने, ये ठीक है कि उसने इस तरह के बहुत से प्रयास किए कि मुगलों की सत्ता को स्थायित्व दिया जा सके, लेकिन इसके बावजूद मुगल सत्ता जो है वो लड़खड़ाती चली गई, और इस दिशा में बहादुर शाह प्रथम के द्वारा कोई ठोस प्रयास नहीं हो सका। ठीक है। तो इस प्रकार सर मनसब का मतलब क्या होता है? मनसब आप लोगों को पढ़ाए नहीं थे। मनसब एक जागीर होता है। मैंने बताया था मनसबदारी व्यवस्था अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। यह मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित थी। अर्थात मुगलों के प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारियों को मनसबदार कहा जाता था, और ये मनसबदार मुख्य रूप से सैनिक कार्य करते थे और क्षेत्रों में शांति और सुव्यवस्था की स्थापना करते थे। इसके बदले उनको जमीन भूमि दी जाती थी, और उस भूमि के साथ आवश्यक संख्या में उनको घुड़सवार यानी सैनिकों को रखने की भी आज्ञा थी। तो इस प्रकार की व्यवस्था को मनसबदारी व्यवस्था कहा गया है। ठीक है। हेलो। यस सर, ठीक है। ठीक है। अब आगे आइए। बहादुर शाह का अगला जो प्रमुख काम था, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब के समय में जाट विद्रोह, सिख विद्रोह, बुंदेला विद्रोह, राजपूत विद्रोह, मराठा विद्रोह, यानी विद्रोहों की जो श्रृंखला शुरू हुई थी, उसकी तुष्टिकरण के लिए बहादुर शाह प्रथम ने प्रयास शुरू किए। दो प्रयास तो आपने देख लिया, एक मराठों के साथ और दूसरा सिखों के साथ। और तीसरा उसने क्या किया, तो जाट सरदार चूड़ामन एवं बुंदेला सरदार छत्रसाल के साथ मैत्री किया। तो इस प्रकार
बहादुर शाह प्रथम ने साम्राज्य के विभिन्न भागों में हो रहे विद्रोहों को शांत करने का प्रयास किया। यही इसका सबसे प्रमुख कार्य है। लेकिन इसके बावजूद शाही कार्यों में अर्थात राजकीय कार्यों में शासन प्रशासन के क्षेत्र में लापरवाही के कारण इसे शाहे बेखबर भी कहा गया। शाह ए बेखबर, शाह ए बेखबर के नाम से भी बहादुर शाह प्रथम को जाना गया। क्यों? क्योंकि वह शासन प्रशासन के कार्यों में काफी लापरवाही बरतता था और उसके कारण उसे शाहे बेखबर कहा गया। और उस शाहे बेखबर की उपाधि उसे इतिहासकार खाफी खां के द्वारा दी गई। ठीक है, अब आते हैं इससे जुड़ा हुआ एक तथ्य और आप लोग याद रखिएगा कि औरंगजेब के बाद यानी कि पोस्ट मुगल एरा में यह एकमात्र शासक था जिसके विषय में सर सिडनी ओवेन, एक प्रमुख इतिहासकार हैं सिडनी ओवेन, सिडनी ओवेन ने कहा है के अनुसार कि सिडनी ओवेन ने कहा है कि एकमात्र उत्तर मुगल शासक जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। आप लोग कहने का मतलब कि यह अंतिम या औरंगजेब के बाद एकमात्र शासक हुआ जिसे थोड़ा बहुत हम लोग सराह सकते हैं, अच्छा कह सकते हैं। बाकी इसके बाद जितने भी शासक हुए वो सब के सब अयोग्य एवं निकम्मे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो औरंगजेब के बाद जो पहला शासक था उसका नाम था बहादुर शाह प्रथम, आपने देख लिया। अब आते हैं दूसरा। दूसरे शासक का नाम था जहांदार शाह, जहांदार शाह, 1712 से 1713। गौर कीजिएगा आप लोग। बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात पुनः एक बार उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हो गया। कहा जाता है कि महीनों बहादुर शाह का जो मृत शरीर है वो पड़ा रहा, उसका अंतिम संस्कार तक नहीं हो सका और गद्दी के संघर्ष में उसके पुत्र आपस में उलझ गए। तो इस प्रकार बहादुर शाह के पश्चात जो उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में जो व्यक्ति यानी उसका जो पुत्र विजित हुआ, जीता गया, जीत हुई जिसकी, उसका नाम है जहांदार शाह। और तो इसके विषय में पहली बात जुल्फिकार खान, गौर कीजिएगा। जुल्फिकार खान, जुल्फिकार खां के सहयोग से शासक बना। ठीक है, जुल्फिकार खां एक प्रमुख ईरानी सरदार था और उसने जहांदार शाह को शासक बनने में मदद किया। ठीक है, इसके शासन की प्रमुख घटना है। तो पहली बात जुल्फिकार खां के सहयोग से शासक बना। दूसरा बात अयोग्य, अयोग्य एवं निकम्मा। ठीक है, तीसरी बात इसका शासनकाल गायकों, नर्तकों और नाट्य कर्मियों के लिए काफी अच्छा साबित हुआ। गायकों, नर्तकों, नाट्य कर्मियों के लिए
काफी अच्छा समय था। यानी जहांदार शाह का शासनकाल जो था वो गायकों, नाट्यकर्मियों, नाटककारों, कहने का मतलब कि नाचने बजाने वालों के लिए यह इसका शासनकाल काफी अच्छा रहा। शासन में एक और बात, लाल कुमारी नामक वेश्या के प्रभाव में कहा जाता है कि जहांदार शाह लाल कुमारी नामक एक वेश्या के प्रभाव में था और जिसके चलते शासन प्रशासन में उस लाल कुमारी नामक महिला का काफी हस्तक्षेप था। ठीक है, अगला जो इसने काम किया, गौर कीजिएगा, मालवा जय सिंह को जय सिंह का नाम सुने आप लोग? जय सिंह क्या हुआ, इंटरनेट चला गया है? आ गया, स्टार्ट है। ठीक है, तो आप लोग गौर कीजिएगा कि जहांदार शाह ने, देखिएगा, जहांदार शाह ने आमेर के जय सिंह को मालवा का सूबेदार और जबकि मारवाड़ के अजीत सिंह को गुजरात का सूबेदार बनाया। ठीक है, जो अगली बात है इसके विषय में, जैसा कि मैंने बताया कि यह काफी अयोग्य एवं भ्रष्ट था और इसके वजह से इसे लंपट मूर्ख, इतिहासकारों ने इसे लंपट मूर्ख की संज्ञा दी है। लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख की संज्ञा। ठीक है, अब आते हैं फर्रुखसियर 1713 से 1717। जहांदार शाह के बाद जो नया शासक बना उसका नाम था फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं के सहयोग से जहांदार शाह की हत्या कर दी और स्वयं शासक बन गया। तो सैयद बंधुओं के सहयोग से शासक बना। ठीक है, फर्रुखसियर सैयद बंधुओं के सहयोग से शासक बना। सैयद बंधु कौन थे? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। देखिए, सैयद बंधु अब्दुल्ला खां, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली भारतीय मुसलमान थे और औरंगजेब के बाद मुगल राजनीति में इनका काफी दबदबा रहा। इतिहास में ये दोनों भाई किंग मेकर के नाम से भी जाने जाते हैं, नृप निर्माता। और इन दोनों ने पहली बार फर्रुखसियर को शासक बनने में मदद किया और भारत के इतिहास में इन्हें किंग मेकर के नाम से जाना गया। तो फर्रुखसियर सैयद बंधुओं के सहयोग से शासक बना। ठीक है, फर्रुखसियर ने शासक बनने के बाद कौन कौन से कार्य किए वो आप लोग देख लीजिए।
ठीक है। तो सबसे पहला कार्य क्या किया, तो चिनकिलिच खां, चिनकिलिच खां को दक्कन की सूबेदारी दी, दक्कन की सूबेदारी। फर्रुखसियर ने चिनखिलिच खां को हम लोग निजामुल मुल्क के नाम से भी जानते हैं। चिनकिलिच खां को उसने दक्कन की सूबेदारी प्रदान की, ठीक है। मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को पराजित किया एवं उसकी पुत्री से विवाह किया। पुत्री से विवाह, ठीक है। मारवाड़ के राजा अजीत सिंह की पुत्री से विवाद। तीसरा जो था, सिख नेता बंदा बहादुर को पराजित किया एवं मरवा दिया। सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या, ठीक है। सिख नेता बंदा बहादुर को इसने पराजित किया और उसे मरवा दिया, ठीक है। बाद में सैयद बंधुओं द्वारा ही इसकी हत्या कर दी गई। सैयद बंधुओं द्वारा हत्या। सैयद बंधुओं द्वारा फर्रुखसियर की हत्या। देखिए, शासन, जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं के सहयोग से सत्ता प्राप्त किया था, लेकिन बाद में शासन प्रशासन में सैयद बंधुओं के बढ़ते हुए दबदबे को इसने समाप्त करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप सैयद बंधुओं से इसका विवाद हुआ और अंततः सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर की हत्या करवा दी, यह, ठीक है। फर्रुखसियर के चरित्र को देखते हुए इतिहासकारों ने इसे घृणित कायर की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा? घृणित कायर। फर्रुखसियर को इतिहासकारों ने घृणित कायर की संज्ञा दी है, ठीक है। तो ये है फर्रुखसियर का के विषय में ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब फर्रुखसियर के बाद सैयद बंधुओं ने थोड़े थोड़े समय के लिए दो और मुगल बादशाहों को शासक बनाया, मुगल राजकुमारों को शासक बनाया। यानी फर्रुखसियर के बाद रफी उद दरजाद और रफी उद दौला। फर्रुखसियर के बाद रफी उद दरजात और दूसरा रफी उद दौला। फर्रुखसियर के बाद जो शासक हुए उसका नाम था रफी उद दरजात। थोड़े समय, करीब करीब मतलब 4-5 महीने के लिए यह शासक बना, ठीक है। इसके विषय में याद रखिएगा, रफी उद दरजात सबसे कम समय तक शासक बना, ठीक है। रफी उद दरजात जो मुगल शासक था वो सर्वाधिक सबसे कम समय तक शासक रहने वाला व्यक्ति था। उसके बाद रफी उद दौला, ठीक है। रफी उद दौला भी कम समय के लिए ही रहा। उसके बाद सैयद बंधुओं ने मोहम्मद शाह को शासक बनाया,
जो 1719 से लेकर 1748 तक मुगल बादशाह रहा। औरंगजेब के बाद सर्वाधिक समय तक शासक रहने वाला व्यक्ति। औरंगजेब के बाद सर्वाधिक समय तक शासक रहा। ठीक है, देखिए इसे रंगीला शाह के नाम से भी जाना जाता है। रंगीला शाह अर्थात स्त्रियों के संगत में बहुत ज्यादा समय व्यतीत करने के कारण इसे इतिहासकारों ने रंगीला बादशाह भी कहा है। ठीक है, इसके शासनकाल की प्रमुख घटनाओं को आप लोग गौर से देखिएगा। आगे देखिए, इसी के शासनकाल में सैयद बंधुओं की हत्या होती है। किसकी हत्या? सैयद बंधुओं की हत्या। सैयद बंधु जो मुगल दरबार में किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध थे, उनकी हत्या मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान ही कर दी जाती है। ठीक है, अगला, अनेक नए स्वतंत्र राज्यों की स्थापना। मोहम्मद शाह के शासनकाल में अनेक नए स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होती है, जैसे बंगाल, हैदराबाद, ठीक है, अवध। बंगाल, हैदराबाद, अवध, ये इन नए स्वतंत्र राज्यों की स्थापना मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही होती है। ठीक है, नादिर शाह का आक्रमण। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही नादिर शाह का आक्रमण होता है। 24 फरवरी 1739, करनाल का युद्ध। चौबीस फरवरी 1739 करनाल का युद्ध होता है और उस युद्ध में नादिर शाह ने मुगल सेना को पराजित कर देता है। और पराजय के बाद नादिर शाह दिल्ली आता है और दिल्ली में उसने लगातार 1 महीने तक जबरदस्त लूटपाट कत्लेआम मचाया और लौटते समय भारत से बेशुमार संपत्ति और दौलत लेकर लौटा। तो नादिर शाह का आक्रमण भी मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हुआ था। और यही नादिर शाह जो है, इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। नादिर शाह को ईरान के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। नादिर शाह जब भारत से लौट रहा था तो लौटते वक्त उसने शाहजहां द्वारा निर्मित तख्त-ए-ताउस तथा कोहिनूर हीरा भी अपने साथ वापस ईरान ले गया था। तख्त-ए-ताउस कोहिनूर हीरा ले गया। ठीक है, तो नादिर शाह अपने साथ तख्त-ए-ताउस तथा कोहिनूर हीरा भी वापस या अपने साथ ईरान ले गया था। ठीक है, मोहम्मद शाह के समय की एक अन्य महत्वपूर्ण घटना 1737 मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम का दिल्ली आगमन। मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम का दिल्ली आगमन। कहा जाता है कि बाजीराव प्रथम मात्र 700 घुड़सवारों के साथ दिल्ली आया और उसके आते ही मोहम्मद शाह काफी भयभीत हो गया, लेकिन बाजीराव
ने मोहम्मद शाह को गद्दी पर बने रहने दिया और वापस वो पुनः मराठा प्रदेश लौट गए। तो बाजीराव प्रथम 1737 में दिल्ली आया और मुगलों को मराठा ताकत का एहसास करा दिया और इस प्रकार